Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 6 of chapter 6 of NBF Biology 11, in which we are going to study bacterial cell envelope, that is glycocalyx and bacterial cell wall. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या चीज़ होती है? अगर आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि बैक्टीरियल बॉडी, प्रोटोप्लाज्म और उसके बाहर सेल वॉल, और सेल वॉल से बाहर भी कुछ लेयर्स होती हैं जिन पर मुश्तमिल होती है। जैसे आपको ये सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है और इसके अंदर जितना भी कंटेंट है ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये दोनों को इकट्ठा प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म, इन दोनों को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है लिविंग मैटर, प्रोटोप्लाज्म। और जबकि इसके बाहर जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें आप देखिए कि सेल वॉल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ये ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया में आपको मिलेगा, सिवाय वो एक ग्रुप के जो मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था, माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा। सिवाय इन दो बैक्टीरिया के बाकी तमाम बैक्टीरिया के पास सेल वॉल अमूमन मौजूद होती है। तो ये इस मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाहर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि किसी बैक्टीरियम के अंदर एक बहुत ही टाइट शीथ की फॉर्म में मौजूद होगा और किसी बैक्टीरियम में एक लूज शीथ की फॉर्म में मौजूद होगा। ये जो एक आउटर और कवर आपको बताया जा रहा है, दिस इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। इसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इस तरह से अगर हम बैक्टीरियल कवरिंग की बात करें, बैक्टीरियल कवरिंग, तो बैक्टीरियल कवरिंग 3 लेयर्स पर मुश्तमिल हमें नज़र आ रही है। इसमें ग्लाइकोकैलिक्स भी है, सेल वॉल भी इस कवरिंग का हिस्सा है, और इवन सेल मेम्ब्रेन भी आपको इस कवरिंग में इंक्लूडेड दिखाई दे रही है। लेकिन असल में सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का पार्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर है और सेल मेम्ब्रेन उसकी बाउंड्री है। तो प्रोटोप्लाज्म को अगर हम इस आउटर कवरिंग से निकाल दें तो बाकी फिर हमारे पास ये 2 लेयर्स रह जाती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। तो इन दोनों को, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल एनवेलप कंसिडर किया जाता है। बैक्टीरियल सेल एनवेलप इज द आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये बैक्टीरियल सेल की आउटर रैपिंग, सेल एनवेलप, बुनियादी तौर पर ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप इस सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो इस सेल की आउटर कवरिंग आपको 3 लेयर्स पर मुश्तमिल दिखाई देगी। उसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन भी इस आउटर कवरिंग के अंदर नजर आएगी। लेकिन चूंकि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बनती है, तो इस वजह से अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें तो बाकी हमारे पास फिर ये 2 लेयर्स रह जाती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। तो इन दोनों को कलेक्टिवली सेल एनवेलप कंसिडर किया जाएगा। तो सेल एनवेलप को डिफाइन कैसे करेंगे? द आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। सेल एनवेलप इज द आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल की आउटर रैपिंग है। रैपिंग आप जानते हैं ना, रैपर्स। ये किसी भी प्रोडक्ट को आप लेकर आते हैं जब घर में, तो उस प्रोडक्ट को आपने देखा होगा कि किसी प्लास्टिक के बैग के अंदर या फिर किसी कागज़ के कवर के अंदर उसको बंद किया हुआ होता है, तो वो दरअसल उसका रैपर कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये बैक्टीरियल सेल की रैपिंग है। और जिस तरह से एक रैपर का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है प्रोडक्ट को, बिल्कुल इसी तरह से ये जो बैक्टीरियल सेल का रैपर आपको बता रहे हैं, आउटर रैपिंग,
This is also responsible for the protection of the bacteria. So the outer wrapping of bacterial cell is called cell envelope. आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इस सेल एनवेलप के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि एक ग्लाइकोकाइलेक्स है और दूसरा सेल वॉल। तो ये दो कंपोनेंट्स आपने इसके अंदर इंक्लूड करने, ग्लाइकोकाइलेक्स एंड सेकंड कंपोनेंट इज सेल वॉल। ग्लाइकोकाइलेक्स भी तमाम बैक्टीरिया के पास मौजूद नहीं है, कुछ के पास होगा और कुछ के पास नहीं होगा। और इसी तरह से सेल वॉल भी वैसे तो ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया के पास है, सिवाय माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा एक ग्रुप में बैक्टीरिया के, उनके अलावा बाकी तमाम बैक्टीरिया के पास आपको सेल वॉल मिलेगा। तो आपने अभी जैसे जैसे आगे सेल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर हम डिटेल से आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर तो अगरचे हम सिर्फ ये आउटर रैपिंग को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो दूसरे प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे जैसे आप आगे फर्दर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जो तमाम बैक्टीरिया के पास मौजूद है, कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जो तमाम बैक्टीरिया के पास मौजूद नहीं है। तो एट द एंड आपको कम से कम ये बात ज़रूर याद होनी चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सली प्रेजेंट हैं इन ऑल बैक्टीरिया और कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं विच आर फाउंड इन सम ऑफ द बैक्टीरिया। तो ग्लाइकोकाइलेक्स और सेल वॉल के बारे में भी आपने ये देखा कि ये दोनों यूनिफॉर्मली तमाम बैक्टीरिया के पास नहीं होंगे। ग्लाइकोकाइलेक्स भी कुछ के पास होगा और कुछ के पास नहीं होगा। और सेल वॉल के बारे में भी आपको कुछ ऐसा ही अंदाजा हो रहा है कि एक्सेप्ट फाइटोप्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा ऑल द अदर बैक्टीरिया मस्ट हैव सेल वॉल। ग्लाइकोकाइलेक्स और सेल वॉल, इनको फर्दर हम डिटेल से देखते हैं। ग्लाइकोकाइलेक्स दरअसल इसकी फर्दर दो पॉसिबिलिटीज हैं। ग्लाइकोकाइलेक्स या तो ये एक टाइट शीथ की शक्ल में होगा, टाइट शीथ, या फिर ये एक लूज शीथ की फॉर्म में होगा। अगर ये लूज शीथ की फॉर्म में हो तो इसे कहा जाएगा स्लाइम, और अगर ये टाइट शीथ की फॉर्म में हो तो इसे कैप्सूल का नाम दिया जाएगा। तो ग्लाइकोकाइलेक्स की इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज हैं, स्लाइम एंड कैप्सूल। यानी ग्लाइकोकाइलेक्स की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ग्लाइकोकाइलेक्स, इसमें एक फॉर्म आपको बताया स्लाइम और दूसरी फॉर्म कैप्सूल। स्लाइम और कैप्सूल, इन दोनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है और दोनों की नेचर के अंदर भी डिफरेंस है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें कि दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है तो आपको पता चलेगा कि स्लाइम ये एक लूज शीथ है। बैक्टीरियल सेल के ऊपर इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ। ये सेल वॉल के साथ बिल्कुल टाइटली प्रेजेंट नहीं होगी, ये लूज शीथ की शक्ल में होगी। और जबकि आप कैप्सूल अगर स्टडी कर रहे हो तो कैप्सूल को स्टडी करते हुए आपको एहसास होगा कि ये एक बहुत ही टाइट शीथ है। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्लाइम लूज शीथ की फॉर्म में और कैप्सूल एक टाइट शीथ की फॉर्म में। अच्छा, एक और बात याद रहे कि ग्लाइकोकाइलेक्स की ये जो दोनों फॉर्म्स आपको बताई हैं, स्लाइम एंड कैप्सूल, ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती हैं। यानी किसी सेल एनवेलप के अंदर आपको सेल वॉल के बाहर स्लाइम मिलेगा तो किसी बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल के बाहर आपको कैप्सूल मिलेगा। बहरहाल ये कैप्सूल और स्लाइम होते ज़रूर ये सेल वॉल के बाहर की तरफ हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होंगे। कुछ केसेस में स्लाइम की फॉर्म में ये ग्लाइकोकाइलेक्स होता है और कुछ केसेस में कैप्सूल की शक्ल में ये ग्लाइकोकाइलेक्स होगा। अगर ये स्लाइम की फॉर्म में होगा तो लूज शीथ की फॉर्म में होगा, यानी सेल वॉल के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच नहीं होगा, जैसे एक लूज कवर होता है इस तरह से होगा। और अगर ये कैप्सूल की फॉर्म में होगा तो फिर ये सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच होगा, एक टाइट शीथ की शक्ल में होगा। तो इस तरह से ना सिर्फ इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है बल्कि आप इनकी नेचर को भी अगर ऑब्जर्व करें, इनकी जो फिजिकल नेचर है उसमें आपको ये डिफरेंस महसूस होगा कि स्लाइम अपने नाम से ही जाहिर है कि ये थोड़ी सी स्लिपरी नेचर है, स्लाइमी है, स्लिपरी या स्लाइमी होगी ये। जबकि इसके मुकाबले में कैप्सूल ये गमी या स्टिकी नेचर है, गमी जैसे गम होती है ना, गमी या स्टिकी इन नेचर है। अगर बैक्टीरियल सेल की सरफेस के ऊपर
ये इस तरह से कैप्सूल प्रेजेंट हो तो बैक्टीरिया इजीली एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं और बल्कि होस्ट की सरफेस के साथ भी इजीली अटैच हो सकते हैं। लेकिन स्लाइम की मौजूदगी में ये किसी सरफेस के साथ अटैच नहीं हो पाते और ये बल्कि स्लिप करते जाते हैं। स्लाइम और कैप्सूल दोनों की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो स्लाइम और कैप्सूल दोनों की कंपोजिशन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। इसी वजह से इनकी नेचर में भी डिफरेंस है, लेकिन कंपोजिशन इनकी कोई स्पेसिफिकली नहीं बताई जा सकती कि किस चीज़ के बने हुए होते हैं। इन जनरल ये कहा जा सकता है कि दे आर बोथ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड, दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीसेक्राइड से बने हुए होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स के ये बने हुए होंगे। और सम टाइम इनके अंदर कुछ प्रोटीन कंटेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो कंटेन सम प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड के बने हुए हैं, लेकिन कौन से पॉलीसेक्राइड और कौन सी प्रोटीन्स के ये बने हुए होंगे स्लाइम और कैप्सूल, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये दरअसल इनकी जो न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है कि इनकी कंपोजिशन क्या होगी। कंपोजिशन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ कंडीशंस। चूंकि डिफरेंट बैक्टीरिया को डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं और वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ से गुजर रहे होते हैं, तो ग्रोथ कंडीशंस और न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ये कंपोजिशन डिपेंड करती है कि ये सिचुएशन उनको कैसी मिल रही है और उसकी बुनियाद पर फिर इसकी कंपोजिशन स्टैब्लिश होगी कि किस चीज़ का ये स्लाइम और कैप्सूल बना हुआ होगा। बहरहाल ये बात कंफर्म है कि बोथ स्लाइम एंड कैप्सूल आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड दे आल्सो कंटेन प्रोटीन्स। तो ये तो हो गया स्लाइम और कैप्सूल का स्ट्रक्चर और उसकी नेचर और कंपोजिशन आपको एक्सप्लेन किया। अब जरा फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगा? फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में एक स्लाइम और दूसरा कैप्सूल, तो दोनों से ओवरऑल तो बैक्टीरियल की पैथोजेनिसिटी इंक्रीज होती है। ओवरऑल आप इन दोनों का फंक्शन ये बता सकते हैं कि बोथ ऑफ देम इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया को मोर पैथोजेनिक बनाते हैं। बोथ इंक्रीज द पैथोजेनिक नेचर। पैथोजेनिक नेचर का मतलब है डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। बोथ इंक्रीज द पैथोजेनिक नेचर ऑफ द बैक्टीरिया। ये इन बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको ज़्यादा मोहलिक बना देते हैं, इनको ज़्यादा डिजीज कॉजिंग बना देते हैं। ये दोनों स्लाइम और कैप्सूल, जिनके ऊपर ये स्लाइम और कैप्सूल नहीं होगा वो बैक्टीरिया इजीली होस्ट की बॉडी के अंदर टारगेट हो जाते हैं, उनको होस्ट जल्दी कैप्चर कर लेता है। लेकिन अगर ये स्लाइम और कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो ऐसी सूरत में उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और वो ज़्यादा आसानी से डिजीज काज करने के काबिल हो जाएंगे। तो इन जनरल तो आप इनका फंक्शन ये बता सकते हैं कि ये दोनों बैक्टीरिया की पैथोजेनिक नेचर को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें कि स्लाइम और कैप्सूल किस तरह से पैथोजेनिक नेचर को बढ़ाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि दरअसल स्लाइम, चूँकि ये स्लिपरी इन नेचर होते हैं, स्लाइम से बैक्टीरियल सरफेस को स्लिपरी नेचर मिल रही होती है। बैक्टीरियल सरफेस जिसके ऊपर स्लाइम प्रेजेंट होगा वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लाइम थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा, उसकी सरफेस थोड़ी सी स्लिपरी हो जाएगी और इस वजह से ये स्लिपरी नेचर का बैक्टीरियम जब किसी होस्ट बॉडी के अंदर ये दाखिल होता है और होस्ट बॉडी के कुछ सेल्स जब इसको पकड़ने लगते हैं, जैसे ये हमारे फैगोसाइटिक सेल्स हैं। फैगोसाइटिक सेल्स दरअसल वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स होती हैं। तो दीज फैगोसाइटिक सेल्स जब ये पकड़ने लगते हैं इस बैक्टीरियल सेल को, ये आप देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल जिसके ऊपर स्लाइम मौजूद है, तो इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर अगर स्लाइम मौजूद हुआ तो ऐसी सूरत में फैगोसाइटिक सेल जैसे इसको फैगोसाइटोस करने की कोशिश करेगा तो ये फैगोसाइटोस नहीं हो पाएगा, बल्कि ये स्लिप करके ये इस तरह से इससे दूर हट जाएगा। आप देख रहे हैं ये इसको फैगोसाइटोस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फैगोसाइटोस नहीं कर पा रहा और वो बैक्टीरियल सेल बासानी उससे स्लिप होकर साइड पे हो गया। तो इस तरह से आप देखिए कि स्लाइम की मौजूदगी
इस सेल को ज़्यादा पैथोजेनिक बना रही है, ये पकड़ा नहीं जा रहा फैगोसाइटिक सेल के ज़रिए, वरना बैक्टीरिया हमारे बॉडी में दाखिल हो जाएं तो हमारे फैगोसाइटिक सेल फ़ौरन उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको पकड़ के मार देते हैं। लेकिन अगर स्लाइम उसके ऊपर मौजूद होगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। एक और वजह भी है कि ये पकड़ा नहीं जा रहा, दरअसल स्लाइम ने इसकी बैक्टीरियल सेल सरफेस के ऊपर जो इसके एंटीजेंस होते हैं ना उसको भी छुपाया हुआ है। दरअसल बैक्टीरियल सेल सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है हमारा इम्यून सिस्टम। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्लाइम वो एंटीजेंस नज़र नहीं आ रहे होंगे। अगर वो एंटीजेंस नज़र ना आए तो ऐसी सूरत में इम्यून सिस्टम इनको रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा और इन बैक्टीरिया को कैप्चर नहीं कर सकेगा। तो स्लाइम दो तरह से बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज कर रहा है। एक तरफ तो ये एंटीजेंस को छुपा देता है अपने अंदर ताकि बैक्टीरिया इनविजिबल हो जाएं, हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होकर वो हमारे इम्यून सिस्टम को नज़र ही ना आए। और दूसरा, अगर बाय चांस कोई फैगोसाइटिक सेल के ये हत्थे चढ़ भी जाए तो फैगोसाइटिक सेल जैसे ही इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो ये स्लिप कर जाता है। तो इस तरह से स्लाइम की मौजूदगी में बैक्टीरिया को कैप्चर करना होस्ट बॉडी के अंदर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा। इन दिस वे दे इंक्रीज द बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम, तो आपने कहना है कि ग्लाइकोकैलिक्स इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी इज इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम या हाउ स्लाइम इंक्रीजेज द बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी, तो फिर आपने ये वाली कहानी बतानी है यहाँ पर कि एक्चुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्लाइम बैक्टीरियल सेल सरफेस बिकम्स वेरी स्लिपरी एंड व्हेन फैगोसाइटिक सेल्स कम टू कैप्चर देम एंड दे स्लिप फ्रॉम द कैप्चर ऑफ दिस फैगोसाइटिक सेल। और इस तरह से स्लाइम ऑल्सो कवर द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सरफेस by which bacterial cell can be identified in the host body, but due to the presence of slime, when antigens are covered, the bacterial cell cannot be identified in the host body. Bacterial cell becomes invisible due to the presence of slime. तो आपने ये स्लाइम का मोड ऑफ एक्शन बताना है अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कैसे इंक्रीज करता है बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी को। अच्छा, दूसरी तरफ अगर कैप्सूल की बात की जाए तो कैप्सूल, जैसे अभी आपको बताया था कि ये स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। कैप्सूल की प्रेजेंस बैक्टीरिया को स्टिकी बना देती है। तो इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल बैक्टीरियल सेल जिनके ऊपर ये कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं क्योंकि ये कैप्सूल स्टिकी नेचर है। तो इस तरह से ये कैप्सूल की प्रेजेंस की वजह से ये इस तरह से एक स्टिकी सरफेस फॉर्म कर देंगे। ये ना सिर्फ खुद आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं बल्कि ये होस्ट की सरफेस के ऊपर भी ये अटैच हो सकते हैं। तो स्पेशली ऐसे बैक्टीरिया जो होस्ट के अंदर दाखिल होने के बजाय उसकी सरफेस के ऊपर अटैक करते हैं, जैसे इन स्किन के ऊपर या एपिथेलियम पर इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया, उनके पास कैप्सूल मौजूद होता है। तो उनके कैप्सूल उनको हेल्प करते हैं होस्ट की सरफेस के साथ अटैच होने में। जब ये होस्ट की सरफेस के साथ इस तरह अटैच हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ भी अटैच होते जाते हैं तो इनकी अटैचमेंट से आप देख रहे हैं कि एक थिन लेयर फॉर्म होती जा रही है। दिस थिन लेयर इज कॉल्ड बायोफिल्म। बायोफिल्म दरअसल ये कैप्सूल की वजह से बैक्टीरिया के एक दूसरे के साथ अटैच होने से जो एक पॉपुलेशन क्रिएट हुई है बैक्टीरिया की, इस पॉपुलेशन को बायोफिल्म कहा जाता है। ठीक है, ये एक किस्म की एडहेरेंट पॉपुलेशन, इसको एडहेरेंट पॉपुलेशन भी कहते हैं। एडहेरेंस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ चिपकना। तो ये एडहेरेंट कैप्सूल एडहेरेंट पॉपुलेशन है। तो इस एडहेरेंट पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? दिस एडहेरेंट पॉपुलेशन इज नोन एज बायोफिल्म। तो बायोफिल्म की फॉर्म में बैक्टीरिया को किल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाती है बायोफिल्म, और इसको फिर वहाँ से सरफेस से रिमूव करना भी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि हमारे दांतों के ऊपर भी अगर दांत साफ ना किए जाएं तो वो येलोइश प्लाक उसके ऊपर जमा हो जाता है। तो वो येलोइश प्लाक, उसके अंदर भी दरअसल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और वो बैक्टीरिया भी दरअसल इसी तरह के बैक्टीरिया हैं जो दांतों के ऊपर यूँ एक थिन फिल्म फॉर्म कर देते हैं, एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोफिल्म, जिससे दांतों के ऊपर आप प्लाक का नाम देते हैं। तो ये कैप्सूल भी इस तरह से बैक्टीरिया को होस्ट के साथ अटैच करवा के उसकी पैथोजेनिक नेचर को इंक्रीज करता है, और दूसरी तरफ
कैप्सूल बैक्टीरिया को बायोफिल्म के अंदर स्टैब्लिश करके उसकी पैथोजेनिक नेचर को इंक्रीज करता है। तो ये आपने मोड ऑफ एक्शंस भी इनके याद रखने कि कैप्सूल और स्लाइम किस तरह से बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करते हैं, और इसके साथ साथ आपने फंक्शन के तौर पर ये याद रखना है कि दोनों दरअसल बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये था ग्लाइकोकैलिक्स इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम एंड कैप्सूल, जो कि अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती हैं लेयर्स। उसके बाद हम बात करते हैं अब बैक्टीरियल सेल वॉल की। बैक्टीरियल सेल वॉल जो कि प्रोटोप्लाज्म के बाहर, इमीडिएटली बाहर एक लेयर प्रेजेंट होगी, क्योंकि बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म में आपको मैंने सेल साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट्स बताए, और उसके बाहर फिर ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट हो तो सेल वॉल उसके अंदर की तरफ मौजूद होगी। यहां पर आपको ये बैक्टीरियल सेल वॉल के लिहाज से दो किस्म के बैक्टीरिया पॉइंट आउट किए हुए। असल में एक शख्स था क्रिस्टियन ग्रैम। इस शख्स ने एक स्टेनिंग डाई प्रिपेयर की थी, और उस स्टेनिंग डाई के जरिए बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हुआ। जो बैक्टीरिया इस स्टेनिंग डाई को रिस्पॉन्ड करते थे उनका कलर पर्पल हो जाता था, और उन्हें कहा जाता था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। असल में इस स्टेनिंग डाई के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मौजूद है उसे कहते हैं क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, इसको CVI एब्रीविएट किया जाता है। तो ग्राम स्टेन उसमें दो स्टेनिंग डाइज हैं। एक ये स्टेन जिसे क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कहा जाता है, ये मेन स्टेन है इसका ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का। इसे प्राइमरी डाई भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डाई। और जो बैक्टीरिया इस प्राइमरी डाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी वो इस कलर को लूज कर देते हैं, जब आप उनके ऊपर ये कलर अप्लाई करें और वो इसको लूज कर दें, इसको अडॉप्ट ना कर सकें, तो फिर ऐसे बैक्टीरिया को एक और डाई से फिर ट्रीट किया जाता है। दैट डाई इज नोन एज सेकेंडरी डाई, और वो सेकेंडरी डाई दरअसल सैफ्रानिन है, सैफ्रानिन। तो सैफ्रानिन जो कि सेकेंडरी डाई है, उसके साथ जब ट्रीट किया जाता है रिमेनिंग बैक्टीरिया को, तो उनका कलर पिंक हो जाता है। तो इस तरह से ये आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ दिस ग्राम स्टेनिंग आपको बैक्टीरिया ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाई देंगे, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर में अपीयर होंगे आफ्टर दिस स्टेनिंग डाई, और ग्राम नेगेटिव ये इस तरह पिंक कलर में अपीयर होंगे। असल में ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स ग्राम स्टेनिंग, ये इसकी कंपोजिशन की वजह से। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की कंपोजिशन कुछ और है और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की कंपोजिशन कुछ और है। ना सिर्फ कंपोजिशन डिफरेंट है दोनों की, बल्कि स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों की सेल वॉल में। तो इसी वजह से इन दोनों की सेल वॉल का बिहेवियर ग्राम स्टेनिंग के लिए डिफरेंट नज़र आता है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, अगर आप इसकी थिकनेस देखें तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल ये ज़्यादा थिकन्ड लेयर होगी। ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेल वॉल ऑब्जर्व करें ग्राम पॉजिटिव की, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई लेयर है, और ये काफ़ी ज़्यादा थिकन्ड है, और तकरीबन इसकी थिकनेस कोई 80 नैनोमीटर के करीब होती है, 80 नैनोमीटर। और इसके मुकाबले में अगर आप ये सेल वॉल देखें जिसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर और इसके साथ साथ ये आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, तो ये दोनों मिलकर सेल वॉल बना रही हैं। यानी सेल वॉल में यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में कोई इस तरह की आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं थी। लेकिन ओवरऑल थिकनेस में भी डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर आपको 80 नैनोमीटर के करीब नजर आई थी, और यहाँ पर इसके मुकाबले में ये कोई 11 नैनोमीटर के करीब इसकी थिकनेस होती है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत थिन है, यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत ज़्यादा थिक है। पेप्टिडोग्लाइकन जो कि इसकी सेल वॉल की मेन कंपोजिशन है, पेप्टिडोग्लाइकन ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। आप इस डायग्राम में अगर देखें तो आपको ये पेप्टिडोग्लाइकन इस तरह से नजर आ रहा है कि ये एक पॉलीसेक्राइड या ग्लाइकन चेन पर मुश्तमिल है, और उसके दरमियान में आपको ये कुछ पेप्टाइड चेन्स भी नजर आ रही हैं जो इसको लिंक किए हुए हैं। ये टेट्रापेप्टाइड चेन्स होती हैं जो दरमियान में प्रेजेंट होती हैं, यानी 4 अमाइनो एसिड की चेन्स हैं जो इन ग्लाइकन चेन्स को आपस में लिंक किए हुए हैं। तो इस तरह से ये चीज पेप्टिडोग्लाइकन बन जाती है। पेप्टिडोग्लाइकन यानी पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेक्राइड का ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। दो चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, इसमें पॉलीसेक्राइड या ग्लाइकन चेन्स इसमें प्रेजेंट है, या फिर इसको ग्लाइकन चेन कहा जाएगा।
तो पॉलीसेक्राइड इन ग्लाइकन चेन, और दूसरा इसमें टेट्रापेप्टाइड्स प्रेजेंट है। टेट्रापेप्टाइड का मतलब है कि शॉर्ट चेन ऑफ 4 अमाइनो एसिड, टेट्रापेप्टाइड। सो ये टेट्रापेप्टाइड और पॉलीसेक्राइड पर मुश्तमिल एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल से पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। दिस पेप्टिडोग्लाइकन इज आल्सो नोन एज म्यूरिन। म्यूरिन भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, या समटाइम इसको म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज म्यूकोपेप्टाइड। सो ये इसकी मेन कंपोजिशन है। आपको याद होगा आर्कियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद नहीं था। तो आपने नोट किया कि एक तो इसकी थिकनेस में डिफरेंस है, दूसरा आपको स्ट्रक्चर में क्या फर्क नजर आ रहा है कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, जो कि जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल ये सेल मेम्ब्रेन की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में इस तरह की कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव में आपको कुछ और एडिशनल कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे ये लिपोटिकोइक एसिड, ये खास किस्म का एक पॉलीसेक्राइड है, लिपोटिकोइक एसिड, और इसके अलावा टिकोइक एसिड, ये जो आपको यहां पर सिर्फ सेल वॉल से बाहर नजर आ रहे हैं, ये टिकोइक एसिड्स हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल वॉल से गुजरते हुए, इनको लिपोटिकोइक एसिड कहा जाता है। तो ये टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड्स आर ऑल्सो फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ये दोनों चीजें, टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड, आर एब्सेंट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। इसके अंदर ये चीजें नहीं होंगी। ओवरऑल अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड कंटेंट्स आपको ग्राम पॉजिटिव में कम दिखाई देंगे और ग्राम नेगेटिव के अंदर ज्यादा नजर आएंगे आपको। जैसे आपको यहां पर ये आउटर मेम्ब्रेन, इसमें लिपिड बाइलेयर नजर आ रही है। इसके अलावा आपको यहां पर ये कुछ लिपिड प्रोटीन्स के साथ कंजुगेटेड फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर ओवरऑल लिपिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि यहां पर आपको लिपिड्स की कंसंट्रेशन बहुत कम मिलेगी ग्राम पॉजिटिव के केस में। इसके अलावा आपको यहां पर पोरिन्स नजर आ रहे हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन प्रोटीन की मदद से यूं सुराख बने हुए, जबकि इस तरह के पोरिन्स यहां पर कोई नहीं है ग्राम पॉजिटिव में। एक और चीज जो यहां पर डिफ्रेंशिएट की जा सकती है, वो आप देख रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है। यहां पर ये स्पेस वाज़ेह नहीं है। इस डायग्राम में आप देखिए कि ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में एक स्पेस है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव इन दोनों में ज्यादा प्रोमिनेंट आपको ग्राम नेगेटिव में मिलेगी। ग्राम पॉजिटिव में ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव में ये प्रोमिनेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं ये दरमियान में ये लिपोप्रोटीन्स और इसके अलावा ये जो लिपोटिकोइक एसिड्स हैं उन्होंने ये जगह ऑक्यूपाई की हुई होती, तो इस तरह से कोई यहाँ पर ज़्यादा स्पेस डेवलप नहीं होती। लेकिन आपको ग्राम नेगेटिव में ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा वाज़ेह तौर पर मिलेगी। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ना सिर्फ ये आपको यहाँ पर सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थी उसके और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये स्पेस मिलेगी, बल्कि यहाँ पर इस आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के दरमियान में भी पेरीप्लाज्मिक स्पेस मिलती है। लेकिन यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस बहुत ही थोड़ी है। अच्छा, इनकी जो ग्राम नेगेटिव की पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में एक चीज़ मौजूद होती है, उसे कहते हैं बीटा लैक्टामेज। बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम है, बीटा लैक्टामेज। ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस में पाया जाने वाला एंजाइम है और इसकी वजह से जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स का एक ग्रुप है बीटा लैक्टम उसे कहते हैं। बीटा लैक्टम टाइप की जो एंटीबायोटिक्स होंगी वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इजीली इनहिबिट हो जाती हैं बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स से किल नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इन एंटीबायोटिक्स के लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होंगे, बिकॉज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव बीटा लैक्टमेज एंजाइम इन देयर पेरीप्लाज्मिक स्पेस। देयरफॉर बीटा लैक्टम ड्रग्स कैन नॉट अटैक अपॉन सच बैक्टीरिया। तो ये इस तरह से ज़्यादा डेंजरस हो गए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि एंटीबायोटिक का एक पूरा ग्रुप है जो कि इन बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता। इनके लिए फिर आपको लाजमी कोई दूसरी एंटीबायोटिक चूज़ करनी पड़ेगी।
तो ग्राम नेगेटिव आर सपोज टू बी मोर डेंजरस देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आमतौर पर जब किसी शख्स को इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन को जब डायग्नोस करना होता है तो उसमें देखते हैं सबसे पहले कि ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है या ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो फिर जाहिर है उसको ये बीटा लैक्टम ड्रग्स सजेस्ट नहीं की जाएंगी, उसे फिर कोई और दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा। और अदरवाइज अगर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं तो इनके लिए कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करवाई जा सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर पैथोजेनिक देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें आपने रीज़न यही पेरिप्लाज्मिक स्पेस का बताना है, क्योंकि इसके अंदर ये बीटा लैक्टमेज मौजूद है जिसकी वजह से बीटा लैक्टम टाइप की एंटीबायोटिक्स के लिए ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो आपने सेल वॉल के अंदर बैक्टीरियल सेल वॉल में काफ़ी सारे पॉइंट्स में डिफरेंस देखा। इन डिफरेंसेस को अगर हम यहाँ पर कलेक्ट करें तो आपने ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो डिफरेंस प्रिपेयर करना है वो डिफरेंस इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आप इनकी थिकनेस का डिफरेंशिएट करेंगे। थिकनेस में इनमें आपको वाज़ेह तौर पर डिफरेंस दिखाया है। थिकनेस के अलावा आप इसमें परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन कंपेयर कर सकते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। नंबर 3 आप इसमें परसेंटेज ऑफ लिपिड बता सकते हैं। ओवरऑल कंपोजिशन भी आप इनकी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओवरऑल कंपोजिशन। इसके स्ट्रक्चर को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस का आप डिफरेंस बता सकते हैं और इसके अलावा इनकी जो परमिएबिलिटी है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो थिकनेस के लिहाज से आपको ये ज़्यादा थिकेंड नज़र आएगी, इट इज़ मोर थिकेंड एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। थिकनेस इसकी मोर है, जबकि यहाँ पर ग्राम नेगेटिव में थिकनेस लेस होगी। फिर दूसरा पॉइंट आपको परसेंटेज बताई, तो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा जबकि ग्राम नेगेटिव में लेस क्वांटिटी में। लेकिन लिपिड्स यहाँ पर कम होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लिपिड्स ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। ओवरऑल कंपोजिशन में आपको यहाँ पे टिकॉइक एसिड एक सब्सटेंस मेंशन किया था जो कि वहाँ पर एब्सेंट है, टिकॉइक एसिड और लिपोटिकॉइक एसिड, और ये चीज़ यहाँ पर एब्सेंट होगी। स्ट्रक्चर यहाँ पर जैसे आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, नो आउटर मेम्ब्रेन, जबकि यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस लेस प्रोमिनेंट होगी है और ये जनरली प्रेजेंट होती है, और इसी के अंदर वो एंजाइम बीटा लैक्टामेज एंजाइम भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से पैथोजेनिसिटी इंक्रीज होती है बैक्टीरिया की। और परमिएबिलिटी भी बैक्टीरियल ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, इट इज़ मोर परमिएबल देन ग्राम नेगेटिव, ये लेस परमिएबल है। सो इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ये डिफरेंस बहुत ही अहम होता है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये डिफरेंस पूछा जाता है। कम से कम आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3 डिफरेंसेस ज़रूर पता होने चाहिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा इस चैप्टर में से ये जो टॉपिक है सेल एनवेलप का, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी प्रिपेयर करें। उसमें सेल वॉल के ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है और जो ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन था उसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर कीजिए। बैक्टीरियल सेल वॉल के फंक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल का फंक्शन आप ये बताएंगे। सेल वॉल ये भी ज़ाहिर प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल, जैसे हमने फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स डिस्कस किया था, तो इसमें फंक्शन ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल ये बैक्टीरिया को ज़ाहिर डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। स्पेशली किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो आपने बताना है कि इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस का क्या मतलब है? ऑस्मोटिक लाइसिस का मतलब है अगर ये किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है जहाँ पर बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अगर प्रेजेंट है किसी मीडियम के अंदर, तो ऐसी सूरत में वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता है, वाटर अंदर दाखिल होगा, और जैसे जैसे वाटर अंदर दाखिल होगा तो बैक्टीरियल सेल स्वेल करना शुरू कर देगा, फूलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये फूल नहीं सकेगा ज़्यादा,
और ये बस्ट नहीं कर सकेगा। अदरवाइज अगर ये सेल वॉल यहाँ पर मौजूद ना होती तो बैक्टीरियल सेल अगर इस तरह के किसी मीडियम के अंदर एक्सपोज होता तो ऐसी सूरत में वो बस्ट कर जाता, सेल वाटर अब्जॉर्ब करता जाता और अब्जॉर्ब करते करते वो आखिरकार बस्ट हो जाता। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अब इसकी बस्टिंग नहीं होगी। तो इस तरह से जो बस्टिंग होती है ना, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दिस काइंड ऑफ बस्टिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड ऑस्मोटिक लाइसिस। द बस्टिंग ऑफ सेल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक लाइसिस। तो इस ऑस्मोटिक लाइसिस से दरअसल बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है, ये इसका मेन रोल है। और इसके अलावा आपने ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का रोल देखा कि उसके अंदर चूंकि पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा वाइड है और वहाँ पर बीटा लैक्टामेज मौजूद है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी आप रोल ग्राम नेगेटिव के हवाले से बता सकते हैं। बट ओवरऑल ये सेल वॉल का जो जनरल रोल है वो ये कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.